माई सेल्फ प्रीतम एंड वेलकम बैक टू वेट्स टू। तो इस वीडियो के साथ हम सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले एलपीएम की वीडियो है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम एलपीएम की फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट वन। अब ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यूनिट वन के अंदर हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक एंड इट्स रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि जानवरों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी कंट्री के अंदर, कौन सी स्टेट में कौन से जानवर मिलते हैं, कितने मिलते हैं, उनका क्या फिर यूज है और इस यूज के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उनका। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आप वेटरनेरियन बनने जा रहे हैं तो आपको सभी प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं लाइफ स्टॉक के अंदर इंडिया में वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उनको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉमन एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स ग्लोसरी। अब आपको सभी साइंटिफिक टर्म्स, किस जानवर को क्या बोलते हैं, उसके न्यू वंस को क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ मेटिंग को, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फील्ड कंडीशन के लिए भी। बॉडी कंफर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, अब आप किसी भी फार्म में अपॉइंट होते हैं फार्म मैनेजर के तौर पे रन करने के लिए, तो आपकी ये डे टू डे एक्टिविटी होंगी। कोई भी नया एनिमल आया है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, या एनिमल की परचेज या सिलेक्शन के लिए उसकी बॉडी कंफर्मेशन को चेक करना, मतलब बीसीएस को चेक करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड और जू एनिमल्स। अब ट्रांसपोर्टेशन एनिमल की अप टू द मार्क कैसे हो, कितना उसको स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन से व्हीकल में कितने जानवर लेके जा सकते हैं, सभी चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर वाइल्ड एंड जू एनिमल्स, इनकी भी ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, एक जू से दूसरे में, या कोई रेस्क्यू मिशन है। बहुत से वेटरनरियन आप में से भी वाइल्ड लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो उनके लिए भी ये टॉपिक है। कॉमन फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग डिसइंफेक्शन, आइसोलेशन, क्यूरेंटीन एंड डिस्पोजल ऑफ कार्कस। जैसे मैंने बताया, अभी आपको अगर एक सक्सेसफुल फार्म रन करना है खुद, या फिर एक फार्म मैनेजर की तरह आप अपॉइंट हुए हो, या फिर आपको फील्ड में भी किसी को एडवाइस करना है, तो आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। एनिमल की डिसइंफेक्शन कैसे करनी है ताकि वो डिजीज फ्री रह सके। आइसोलेशन, एक सिक एनिमल की आइसोलेशन बहुत जरूरी है ताकि वो बीमारी बाकी जानवरों में ना फैले। क्यूरेंटीन, क्यूरेंटीन आप किसी भी नए जानवर को फार्म के ऊपर लेके आए हैं फार्म में, तो उसको पहले क्यूरेंटीन पीरियड में रखना पड़ेगा, ताकि अगर वो कोई भी कंटेमिनेशन से सस्पेक्टेड हो तो वो आपको पहले ही पता लग जाए। डिस्पोजल ऑफ कार्कस, अब कोई जानवर अगर मर गया है किसी बीमारी से या किसी और रीजन से, तो वो बाकी जानवरों में स्प्रेड ना हो, उसके लिए कार्कस का प्रॉपर डिस्पोजल पता होना चाहिए एक वेटरनेरियन को। इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बहुत जरूरी है, ये आपके आगे क्लिनिक में भी काम आएगा, और फर्स्ट ईयर में ही आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कॉमन वाइसिस ऑफ एनिमल्स। अब वाइसिस एक एनिमल को अनसुटेबल बनाती हैं फार्म के लिए। अगर वो एनिमल बाइटिंग, किकिंग या ऐसा कुछ भी कर रहा है तो वो एनिमल फार्म के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये कॉमन वाइसिस जो एनिमल में होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उनका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम्स पे। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम्स में आते हैं आपके हाउसिंग के सिस्टम्स, किस तरीके से आप जानवरों को रख सकते हैं, ओपन हाउसिंग, क्लोज हाउसिंग, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, एक्सटेंसिव सिस्टम, रेंज सिस्टम, ये सभी। एनिमल होल्डिंग एंड लैंड होल्डिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब किस एरिया में क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा जानवर प्रेवलेंट है, तो उसी हिसाब से आपकी, मान लीजिए आप किसी स्टेट, जिस भी स्टेट के आप वेटरनेरियन हो, तो आपको उस स्टेट के हिसाब से जानवरों की देख रेख करनी पड़ेगी। अब उसी हिसाब से आप उनकी हाउसिंग, उनकी फीड, उनकी डेली मैनेजमेंट को डिजाइन करोगे। तो एनिमल की होल्डिंग और लैंड होल्डिंग पैटर्न हर एक एरिया की आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये एक अपकमिंग और नीड ऑफ द आवर टॉपिक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज जजिंग एंड बीसीएस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लाइफ स्टॉक। अब एक हेल्दी जानवर को एक सिक एनिमल से आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, बीसीएस और बॉडी पार्ट्स के बेस पे आप जज कर सकते हैं जानवर को। जब भी आपके ये शो, फेयर वगैरह होते हैं, मेले लगते हैं, उनके अंदर बहुत से वेटरनेरियंस को एज अ जज अपॉइंट किया जाता है ताकि वो जानवर को एक इवेल्युएशन दे सकें, और प्राइज विनर कौन सा जानवर है तो वो आपको इवेल्युएट करना आना चाहिए। एनिमल की सिलेक्शन के लिए भी और किसी फेयर या स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भी आपको जज करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फॉर शो। अब अगर आप एक बढ़िया जानवर रखते हो या आप किसी फार्म में हो, वहां पे कोई एक्सीलेंट एनिमल है जो आपको शो के लिए लेके जाना है,
तो उसकी पहले प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपरेशन हर एक वेटरनेरियन को पता होनी चाहिए कैसे होती है। कलिंग ऑफ एनिमल, अब आप एक फार्म रन कर रहे हो मान लीजिए कोई भी, तो उसके अंदर आपको सक्सेसफुल फार्म रन करने के लिए अनप्रोडक्टिव एनिमल्स की कलिंग करनी पड़ेगी। अब वो कलिंग आप कैसे करेंगे? सिलेक्शन के बेस पे। पहले आप अच्छे जानवरों को सेलेक्ट करेंगे और जो अनप्रोडक्टिव अनडिजायरेबल एनिमल्स हैं उनको आप कल कर देंगे। जैसे किसी जानवर में वाइसिस हैं या अप टू द मार्क प्रोडक्शन नहीं है, वैसे आप उनको सेल कीजिए या फिर कल कीजिए। सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ लाइव स्टॉक, अब सिलेक्शन के हिसाब से फिर आपको कौन सा जानवर परचेज करना है कौन सा नहीं करना है, ये भी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये तो बात होगी कि आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट। आपको ये सिलेबस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रखा है, आप इस सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स के नाम मिल जाएंगे। ये MSV 2016 का सिलेबस है और आपके जो एक्सटर्नल या इंटरनल जितने भी एग्जाम होते हैं इस सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इस सिलेबस को दिमाग में रखते हुए फिर आप टॉपिक को पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइव स्टॉक इन इंडिया। तो लाइव स्टॉक इन इंडिया, अब फिलहाल लाइव स्टॉक की क्या कंडीशन है इंडिया में? इंडिया के पास बहुत वास्ट रिसोर्स है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे कैटल है, बफेलो है, कई जानवरों की मैक्सिमम पॉपुलेशन है अपने इंडिया में पूरी वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो हमारे पास पॉपुलेशन एनिमल्स की ज़्यादा है पर हम उनसे अप टू द मार्क प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे, इसीलिए हमारी कंट्री लैग कर रही है एनिमल हस्बेंड्री की टर्म्स में। तो अब इंडिया के पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। हमारे पास पहाड़ों वाले जानवर भी हैं, हमारे पास कैमल भी है, हमारे पास साउथ इंडियन ब्रीड्स भी हैं, हमारे पास याक मिथुन से लेके और हर एक जानवर जो भी अवेलेबल हो सकता है मतलब कि प्रोडक्शन के लिए, सभी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारी कंट्री क्यों पीछे है? वो काम आपका LPM में है। आप अगर LPM अच्छे से पढ़ेंगे और कल को आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में सिर्फ आपको इलाज नहीं करना होता, आपको प्रोडक्शन और मैनेजमेंट भी सुधारनी होती है ताकि वो डिजीज या वो बीमारी हो ही ना और जो एनिमल का ओनर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाए। तो ये सब्जेक्ट को आप लाइटली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके फ्यूचर यूज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये डाटा है जितना भी 57% ऑफ द वर्ल्ड बफेलो पॉपुलेशन वगैरह जितना भी है डाटा, आप यहाँ से कुछ भी मत पढ़ना। इसके लिए मैं अलग से PDF अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये हर बार सेंसस में चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से जो भी आपके टाइम पे लेटेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा और वही डाटा पढ़ना। आप डाटा किसी भी बुक या किसी भी नोट से मत पढ़ना, कोई भी डाटा, ये जितना भी है ये डाटा अवॉइड करना है। तो शुरू करते हैं। रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन लाइफ स्टॉक। तो एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है अपनी इकोनॉमी में? अब रूरल इनकम, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीज़ों में एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल है। पहले तो ये फूड प्रोवाइड करते हैं जैसे मिल्क, मीट और अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो भी हमें कैटल से या पोल्ट्री से अवेलेबल होता है। उससे हमारे देश को एक सेल्फ सफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी मिलती है। मतलब कि जैसे बंगाल फेमाइन आई थी तो हमारे देश के पास इतना फूड रिसोर्सेज नहीं थे कि हम खुद की पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जैसे कि ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, जितने भी थे सभी रेवोल्यूशन चलाए गवर्नमेंट ने, और ताकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करके और देश की सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल पे आ सकें और जितना भी सरप्लस बचे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इसके अंदर फिर जानवरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तीसरा, ड्रॉट एनिमल है वो डिफरेंट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूजफुल है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, या फिर ये कंजर्व फॉसिल फ्यूल, मतलब जैसे हम बैलों का यूज करते हैं खेती के लिए, वही है ये ड्रॉट एनिमल्स, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े वगैरह का यूज करते हैं वो सब। Provides a platform for ensuring sustainability, biological and economical, thus bringing about a social change। मतलब कि ये सस्टेनेबल है। एनिमल आपका वेस्ट जितना भी जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है फूड मटेरियल, उसको कंज्यूम करके और आपको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे आप घास नहीं खा सकते, जानवर घास खा के आपको दूध देगा, उससे एक सस्टेनेबिलिटी है अपने वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्किन एंड हाइड्स फॉर लेदर प्रोडक्ट्स एंड हेल्पिंग मेक एडिशनल इनकम एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। बहुत से स्किन और हाइड लेदर के मटेरियल बनते हैं, उनसे फिर हम फॉरेन एक्सचेंज मतलब
पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की। अदर बाय प्रोडक्ट्स लाइक हूफ एंड हॉर्न्स, जिससे कि आपके आर्टिफैक्ट्स और छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनते हैं। इससे रूरल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोशन मिला है। प्रोवाइड्स वूल एंड अदर नेचुरल फाइबर्स, जिससे हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं। उसके बाद में ब्लड एज अ बाय प्रोडक्ट, जिससे कि हम कई दवाइयाँ बनती हैं, या फिर ब्लड का यूज़ करके हम दूसरे जानवरों की ब्लड मील वगैरह भी बना सकते हैं, बोन मील, ब्लड मील, फेदर मील, मीट मील एक्सेट्रा। प्रोवाइड्स गेनफुल रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी पीपल। अब गांव में जानवर रखना और खेती करना, ये दो मेन एक इनकम का सोर्स होते हैं। तो ये एक डे टू डे इनकम प्रोवाइड करते हैं और एक एडिशनल इनकम प्रोवाइड करते हैं हर फार्मर को विलेज में। प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अब एक आदमी ने अगर एक जानवर खरीद लिया, मान लीजिए वो 60,000 का जानवर खरीद लिया उसने, या 70,000 का, 1 लाख रुपए का जानवर खरीद लिया। अब उसके पास वो 1 लाख रुपए एज अ सेफ्टी उसके पास रहेंगे हमेशा। या फिर उसके जानवर ने पार्चुरेट किया, उसके काफ आया, छोटा बच्चा, बछड़ी, तो वो भी कल को वैल्यू में इंक्रीज होगी। तो जानवर को जब भी इमरजेंसी हो तो वो जानवर बेच सकता है और उस पैसे का अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक वेल्थ स्टोर करने का भी एक तरीका है। helping to have security and overcome difficult times. Next is provides a mean of controlling weeds by grazing. अब जानवर weeds को भी कंट्रोल करते हैं grazing करके। Overall animal husbandry is a major instrument for affecting a desirable change in the society. चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइवस्टॉक एंड रोल इन इकोनॉमी। अब डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एरिया के हिसाब से जानवरों का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से क्लाइमेट और एक ज्योग्राफी के हिसाब से आपके कि कौन से जानवर किस इलाके में मिलते हैं, वो आप पढ़ेंगे इसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टाइप विच इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ द लाइवस्टॉक, द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 एनिमल हस्बेंड्री रीजन। अब हमारे पास 5 रीजन है। सबसे पहला आपका टेम्परेट हिमालयन रीजन। टेम्परेट हिमालयन रीजन का मतलब है आपका जो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट है वो। सेकंड इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज द असम, नागालैंड और वो जो 7 सिस्टर्स वाला वो जो एरिया है, जिसके अंदर हैवी रेनफॉल के साथ साथ हिली एरियाज भी हैं। थर्ड इज द ड्राई नॉर्दर्न रीजन। ड्राई नॉर्दर्न रीजन में आता है आपका जो भी ये राजस्थान, पार्ट ऑफ हरियाणा, एमपी का पार्ट, और ये जितना भी एरिया है आपका ये। उसके बाद में आता है सर्दर्न रीजन। सर्दर्न रीजन में आता है आपका कर्नाटका, केरला, जो ये बीच वाला एरिया है साउथ इंडिया का वो। कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन फिर से वही एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स पे जितने भी एनिमल मिलते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेट हिमालयन रीजन। टेम्परेट हिमालयन रीजन के अंदर आता है आपका माउंटेनियस रीजन ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ये जितना भी आपका ऊपर वाली बेल्ट है हिमालय रीजन वाली, वो पूरी इसके अंदर आती है। रेनफॉल हाई है और स्नो और फ्रोस्ट होते हैं विंटर में। ये वैसे तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको ये एरिया के नाम याद रखने हैं यहाँ से, और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सी स्टेट्स आती हैं। फिर आप अपने आप गैस कर लोगे कि उस स्टेट के अंदर कौन से जानवर मिलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि लेह लद्दाख में कौन सा जानवर मिलेगा, सबको पता है याक मिलेगा। राजस्थान में कौन सा मिलेगा, कैमल मिलेगा। तो उस हिसाब से आप, अब मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान इस रीजन में आता है, वहाँ पे जो भी जानवर होंगे वही ब्रीड सर्वाइव करेंगी जो हीट टॉलरेंट होंगी, जो ड्रॉट टॉलरेंट फूड्स पे सर्वाइव कर सकें, या जिनकी वाटर इनटेक या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। मतलब समझ रहे हैं आप, एरिया के हिसाब से ही जानवर होंगे। तो आपको इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ना ही से कोई पूछता है एग्जाम के अंदर। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये 5 रीजन हैं, इन 5 रीजन में कौन सी स्टेट आते हैं और उन स्टेट में कौन से जानवर मिलते हैं, जनरल नॉलेज के लिए बस। शीप एंड गोट आर प्रिंसिपल डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वूल इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। पहाड़ों में शीप और गोट ही ज़्यादा मिलती हैं, गाय भैंस कम होती है। ड्राई नॉर्दर्न रीजन, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ यूपी, गुजरात एंड एमपी, ये सभी आता है। अब ये वेरी आइडियल है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक के लिए, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में बीमारियां भी कम होती हैं और मैनेजमेंट आसान हो जाती है। होम ट्रैक्ट है बहुत सी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स का, जैसे मुर्रा, नीली रावी, सुरती, जाफराबादी एक्सेट्रा, सभी इस रीजन में मिलती हैं। और जो मोस्ट प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं, इनमें से मेनली मोस्ट प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं, वो सभी इसी रीजन में मिलती हैं। इसके बाद में फेमस मिल्क ब्रीड्स भी इसी में मिलती हैं। शीप ब्रीड्स भी हैं इस रीजन में, और इनके अंदर फिर मटन और कारपेट वूल मिलता है। कारपेट वूल मतलब कि यहाँ की जो शीप हैं उनका जो वूल है वो
अप टू द मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी का नहीं है। वो ज़्यादातर ठंडे इलाके में ही अच्छा वूल होता है। जैसा आपने सुना होगा पश्मीना वूल होता है, पश्मीना फाइबर होता है, वो बहुत महंगा होता है, तो वो नॉर्दर्न रीजन में मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसके अंदर आते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी, पार्ट ऑफ असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो सेवन सिस्टर वाला एरिया है। रेनफॉल ज़्यादा है। मेन सीरियल क्रॉप जो है वो राइस है, और वही जानवरों के लिए भी स्टेपल फूड है। इसके बाद में शीप और गोट को मीट पर्पस के लिए रियर करते हैं कुछ ब्रीड्स को, और पिग की फार्मिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम साउदर्न रीजन में। इसमें आते हैं एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। रेनफॉल इज लो, एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड। इसके अंदर ब्रीड्स आती हैं कैटल की, अमृत महल, हलीकर, कंगेयम, ओंगोल एक्सेट्रा। फिर कोस्टल रीजन, इसमें कोस्टल बेल्ट आती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स भी इसी में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिड और हैवी रेनफॉल वाला रीजन है। और बफेलो ईस्ट कोस्ट पे और क्रॉस ब्रेड कैटल अमंग द वेस्ट कोस्ट आर इम्पोर्टेंट। ये फिर आपको स्पीशीज की प्रायोरिटी मिलेगी एरिया या रीजन के हिसाब से। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं, बाकी देख लेना एक बारी कि कौन से रीजन में किस स्पीशीज को प्रेफर करते हैं। वो आपको जब पूरी एलपी में पढ़ोगे आप वैसे भी जनरली एक आइडिया मिल ही जाएगा कि कौन सी जानवर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि उस स्टेट के हिसाब से उसका एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन ना हो, जैसे पिग के लिए रिलीजन में अलाउड नहीं करते, कैटल बीफ के लिए रेज नहीं कर सकते हमारे हिंदू रिलीजन में। तो उस हिसाब से अलग अलग एरिया और लोगों के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग प्रेफरेंस है एनिमल रियरिंग की भी, वो आपको पता होनी चाहिए। ये लाइफ स्टॉक सेंसस आ गया 2012 वाला, ये नहीं पढ़ना, 12 वाला जा लिया। लेटेस्ट आएगा वो मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वही आपको पढ़ना है। अब आते हैं ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी। अब लाइफ स्टॉक का सेक्टर जो हमारा है वो कैसे ग्रो हुआ और उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में। अब ये डाटा जितना भी है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको नहीं पढ़ना यहाँ से। हम पढ़ते हैं इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू द पीपल। ये हमने पहले भी अभी पढ़ के आए हैं क्या क्या लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है लोगों की डेली लाइफ में। तो फूड के लिए मिल्क और मीट प्रोवाइड करते हैं जानवर। उसके बाद में फाइबर और स्किन, लेदर प्रोडक्ट्स और वूल वगैरह की हाई डिमांड है कपड़े बनाने में। उसके बाद में ड्राफ्ट पर्पस मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चरल के लिए, टिलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। डंग एंड अदर एनिमल वेस्ट मटेरियल, जिससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर और बायोगैस वगैरह बना सकते हैं, जो फ्यूल के लिए यूज़ होती है। स्टोरेज, अब मूविंग बैंक बोलते हैं जानवर को। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जानवरों को मूविंग बैंक क्यों बोला जाता है, असर्शन एंड रीजन वाले सेक्शन में। तो जानवरों को मूविंग बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको इमरजेंसी के टाइम पे जो ओनर है वो सेल ऑफ करके और एक इनकम ले सकता है उनसे, जो कि वो अपनी इमरजेंसी में यूज़ कर सकता है। इसलिए इनको मूविंग बैंक बोला जाता है। वीड कंट्रोल मैंने बताया था, ये जानवरों को आप ग्रेजिंग के लिए छोड़ देंगे, वो वीड कंट्रोल करेंगे। कल्चरल, अब कल्चरल भी होते हैं, जैसे कि एक प्राइड होती है जानवर की। अच्छा जानवर अगर कोई फार्मर रखता है तो उसकी एक प्राइड उससे जुड़ी होती है, जैसे हाई पेडिग्री के बुल या प्राइज्ड एनिमल, कि भाई मेरे जानवर ने तो उस मेले में इतना इनाम जीते थे। ये एक सोशली एक सेल्फ एस्टीम की वो है, फार्मर के लिए चीज़ है। जैसे पेडिग्री वाले बुल रखना, डॉग रखना, हाई यील्डिंग काउ, बफेलो एक्सेट्रा रखना। तो ये कल्चरल इंपॉर्टेंस, एक तो ये कल्चरल इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद में कल्चरल इंपॉर्टेंस आप वो भी मान सकते हैं, जैसे अगले पॉइंट में आएगा स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन। जैसे कि जो कई बार जैसे जलीकट्टू के लिए ब्रीड का यूज होता है, या फिर हम गाय की हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, तो वो एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है उस जानवर की, कि हमारे रिलीजन या हमारे एरिया में उस जानवर की एक इम्पोर्टेंस है। जैसे कि ब्लैक बक को बिश्नोई जो कम्युनिटी है राजस्थान की, वो पूजा करती है ब्लैक बक की, तो वो एक कल्चरल इंपॉर्टेंस हो गई उस कम्युनिटी की, उस जानवर के लिए। स्पोर्ट्स रिक्रिएशन, कॉक्स, रैम्स, बुल्स वगैरह का स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है। मैंने बताया था ये जलीकट्टू फाइट होती है, बुल फाइट। वैसे तो ये एनिमल वेलफेयर के खिलाफ है, और ये अब धीरे धीरे हम वेटरनेरियंस भी काफ़ी इस पे वॉइस रेज कर रहे हैं। तो ये बुल फाइट वगैरह ये स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन के लिए जानवरों को यूज़ करते हैं। कंपेनियन एनिमल्स,
कंपेनियन जैसे डॉग्स, कैट्स या जितने भी आपके बाकी कंपेनियन एनिमल्स हैं, तो ये कंपेनियन के लिए भी यूज होते हैं। शहरों में जो लोग रहते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एक एज अ पार्टनर जानवरों को रखते हैं। जानवर हमें इनकम प्रोवाइड करते हैं, मिल्क सेल कीजिए, मीट सेल कीजिए या जानवर को ही सेल कीजिए। मूविंग बैंक से मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट। अब जानवर का अगर आप काम कर रहे हैं, आपको इनकम मिल रही है, तो वो एक टाइप की एम्प्लॉयमेंट हो गई। उसके बाद में फूड, ये फिर से वही बात आ रही है, सोशल सिक्योरिटी, ड्राफ्ट पर्पस, डंग, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए जानवर का हमारी लाइफ में, मतलब फार्मर की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो फूड है, ड्राफ्ट है, कल्चरल इम्पोर्टेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, मूविंग बैंक है जानवर, ये सभी चीज़ें हैं, फाइबर वगैरह है उनके, और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेज में पूछेगा कि इंडियन इकोनॉमी में क्या यूज़ है, फार्मर की लाइफ में क्या यूज़ है, ऐसे। तो ये सभी आंसर आप बना सकते हैं इसमें। उसके बाद में रोल ऑफ डेयरिंग इन इंडिया, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सभी ये रोल ऑफ एनिमल इन इकोनॉमी या रोल ऑफ डेयरिंग इन इंडिया, ये सभी, या फिर आपके शॉर्ट नोट के लिए पूछ सकता है कई बार। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो। तो अपनी 70% पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, उसी के साथ में फिर करते हैं लोग मिल्क प्रोडक्शन और पावर के लिए करते हैं जानवरों को रेस। कैटल और बफेलो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स को मिल्क में कन्वर्ट करके और एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। मतलब कि जैसे आपने वीट हार्वेस्ट कर ली है, तो पीछे जो वीट स्ट्रो बची वो ह्यूमन कंजप्शन में कोई यूज की नहीं है। उस वीट स्ट्रो को आप जानवर को फीड कीजिए, जानवर आपको मिल्क प्रोडक्शन देगा। तो ये एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट का एक पर्पसफुल कन्वर्जन है। उसके बाद में कैटल रियरिंग मेनली है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के हैंड में, जिनके पास लैंड होल्डिंग में आधे से 2 एकड़ तक की जमीन है, मतलब कि आधा, 1, 1.5, 2 किला जिनके पास जमीन है, एकड़। तो वो एक साथ में एनिमल हस्बेंड्री रियर करके, मतलब जानवर रियर करके, और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं अपने। इससे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है डेली, क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एक्सेप्ट इट्स लैक्स ओनली विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़ दीजिए, उसमें लगभग सभी मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो और इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का आपको सबको पता है। तो अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अगर अच्छी क्वांटिटी में अच्छे क्वालिटी के एनिमल रखते हैं और उनकी फैमिली की नीड रिक्वायरमेंट पूरी होती है न्यूट्रिशन की, तो वो बहुत अच्छा है अपने देश के लिए। उसके बाद में लैंडलेस लेबरर्स को इनकम का सोर्स देते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी इनकम का सोर्स मिलता है। उसके बाद में ये वही है कि जीडीपी में कितना रोल है, कितने परसेंट, कितने करोड़ की इंडस्ट्री है, ये सब आप डाटा में पढ़ेंगे। डाटा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए शॉर्ट फॉर्मेट में। जो भी डाटा आपके एग्जाम में जनरली पूछते हैं, वो लेटेस्ट डाटा को लेके मैं, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और वो मैं ईयर टू ईयर अपडेट भी करता रहूँगा, जैसे डाटा चेंज होगा मैं वो वीडियो अपडेट करूँगा। मिल्क प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4 to 5% पर एनम इन द लास्ट डेकेड। मतलब कि लास्ट जो आपका डेकेड है उसके अंदर 4 to 5% की हर साल की ग्रोथ है, और ये अपने देश के लिए बहुत अच्छा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ये गलत है। अब ये है 471 ग्राम पर डे, मतलब कि पूरे देश में एक आदमी को 471 ग्राम दूध डेली का अवेलेबल है। टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ऐसे बनता है ये 471 ग्राम पर डे। ये डाटा कोई काम का नहीं है। अब पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉमन एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स। तो लाइवस्टॉक मीन्स stock that is live and is used for production of items for commerce and for domestic consumption। मतलब कि वो जानवर जिनको आप मतलब कि जो जिंदा हैं और जिनको आप प्रोडक्शन और कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सभी लाइव स्टॉक में आते हैं। यूज्ड टू डिनोट फार्म एनिमल्स, जितने भी फार्म एनिमल्स हैं उन्हीं को हम लाइव स्टॉक में जनरली कंसिडर करते हैं। इसमें डॉग, कैट वगैरह को कंसिडर नहीं करते लाइव स्टॉक के अंदर। उसके बाद में इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इसके अंदर एग्रीकल्चर का बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट में भी और अपनी इकोनॉमी के परसेंटेज में भी।
तो उसके लिए जानवरों के अभी फिर एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का। उसके बाद में बात करते हैं, ये मैंने दोबारा यही फिर से वही बात आ गई कि नेसेसरी पावर देते हैं, बुलॉक्स कैमल्स इक्वाइंस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, बफेलो काउ मिल्क प्रोवाइड करती हैं, शीप एंड गोट प्रोवाइड मीट वूल हेयर, सभी चीजें यही है, पिग्स आर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। फिर से वही लाइफ स्टॉक क्या काम आता है। हम्म यहाँ पे आइए, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, इसमें से आपकी डायरेक्टली डेफिनेशन आएंगी, और जो मैं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा वो पक्का आएंगी। तो एबोमिज्म, एबोमिज्म स्टमक का फोर्थ कंपार्टमेंट होता है। वैसे तो ये एनाटॉमी वाले हैं, एबोमिज्म वगैरह यहाँ पे नहीं पूछा है, जो एलपीएम में पूछेगा मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको, और जो आपको जनरली पता होने चाहिए वो। तो एबोर्ट, एबोर्ट होता है एक्सपेल द फीटस प्रीमेच्योरली, मतलब अगर जितना गेस्टेशन पीरियड है उससे पहले अगर फीटस को एक्सपेल कर देता है एनिमल तो वो अबॉर्शन माना जाता है। जैसे कि अगर बफेलो का गेस्टेशन पीरियड 10 महीने का है, 10 मंथ्स का है, अगर वो 7 महीने में ही फीटस को एक्सपेल कर देती है तो वो अबॉर्शन है। अबॉर्शन आपको पता है। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ होता है मेम्ब्रेन एक्सपेल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीटस, नॉर्थ इंडिया में इसको जेर बोलते हैं। जैसे फीटस का जब जन्म हो जाता है, फीटस बाहर आ जाता है काफ अपना, तो उसके बाद में उसकी जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स वगैरह थी वो एज अ वेस्ट बाहर निकलती हैं, उसको हम आफ्टर बर्थ बोलते हैं। कई बार आप क्लिनिक्स में देखोगे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, कई बार ये केस आता है कि जब फीटस एक्सपेल हो गया पर वो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आता जानवर से, तो ये आफ्टर बर्थ है। एनिमल मैनेजमेंट, animal management is the art and science of combining idea, facility, processes, material and labor to provide a market worthwhile product or service successfully. Livestock management involves integrated application of principle of animal breeding, feeding, housing, organization and disease control in a manner suitable for a particular situation. Animal management मतलब वही है, वो साइंस जो कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फीडिंग, हाउसिंग सब चीज़ों को कंबाइन करे ताकि एक जानवर को आप डिजीज फ्री और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रेज कर सकें। सिंपल। एंटेल्थमेंटिक, ये आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं इंटरनल बोन्स को ट्रीट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं वो, जैसे कि जो पैरासाइट, पेट के कीड़े मारने की दवाई, सिंपल पेट के कीड़े मारने की दवाई एंटीथेलमेंटिक, मतलब जो अंदर जितने भी बोन्स हैं उनको मारने के लिए। ये भी आप एंटी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, एक रूटीन फार्म ऑपरेशन है डीवर्मिंग का उसमें। उसके बाद में ये एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, ये सब आपको पता है। एंटीबायोटिक होती है केमिकल एजेंट प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ अ जर्म और बैक्टीरिया, मतलब जो ग्रोथ ना होने दे। एंटी माइक्रोबियल जो डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो मार दे उनको। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होती है जो कि स्किन के सरफेस पे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, जैसे कि हम सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं वो। Anus, anus is the opening at the end of large intestine, that is the termination of digestive system, GIT की ending जो कि large intestine की opening है जहाँ से feces पास होती है। Apparel wool, apparel wool होता है आपका फाइन वूल जो कि क्लोथिंग बनाने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं एपरल वूल, वो वूल जो कपड़े बनाने में यूज हो, एपरल वूल। आर्सेनिकल, ड्रग कंटेनिंग आर्सेनिक, कोई काम का नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है प्लेसिंग ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय अदर देन नेचुरल मींस, मतलब कि नेचुरल मेटिंग के अलावा आप किसी भी मेथड से स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्लेस करते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई बोलते हैं। ये आप 4th ईयर में गायनी में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है बिच, एडल्ट फीमेल डॉग को बिच बोलते हैं। बोर, एडल्ट अनकास्ट्रेटेड मेल पिग जिसको हम ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं बोर। अब अगर वो कास्ट्रेटेड मेल पिग होगा तो उसको बोलेंगे होग। अनकास्ट्रेटेड बोर और कास्ट्रेटेड मेल पिग होग, होग राइडर जैसा आपने क्लैश ऑफ क्लैन में देखा होगा वही। बॉबी काफ, बॉबी काफ होती है मेल काफ अबाउट 1 वीक ओल्ड। ये सभी टर्म्स आपको आगे मिलेंगी, ये बोर बिच वगैरह ये जितनी भी आगे टेबल में वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बॉबी काफ होता है 1 हफ्ते का मेल काफ, 1 हफ्ते का कटड़ा। बोस इंडिकस और बोस टोरस, अब ये आपको याद रखना है। बोस इंडिकस और बोस टोरस होती हैं, साइंटिफिक नेम है, 2 टाइप है ये कैटल के। बोस इंडिकस जो अपनी हम्प्ड कैटल होती है, जो कि ट्रॉपिकल अपने इंडिया में जितनी भी गाय मिलती है उनके आपने देखा होगा कमर पे हम्प होता है, तो बोस इंडिकस है।
बोस टोरस है डोमेस्टिक कैटल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरोक्स और सेल्टिक साउथ शॉर्टहॉर्न। मतलब ये दो ब्रीड थी, उनके डिसेंडेंट्स जितनी भी कैटल ब्रीड हैं वो बोस टोरस की कैटेगरी में आती है। मतलब जिनकी फ्लैट कमर होती है वो बोस टोरस, और जिनकी कमर पे हम्प है वो बोस इंडिकस। ये आप जब ब्रीड देखेंगे, जब देखेंगे बोस टोरस में जैसे एच एफ वगैरह होगी जिनकी फ्लैट जो एक स्पाइन होती है, और बोस इंडिकस के कमर पे हम्प मिलता है। बोवाइन, बोवाइन इज अ जेनरिक नेम फॉर कैटल। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। कैटल को बोवाइन, जैसे शीप को कैप्राइन, ओवाइन, गोट को कैप्राइन, हॉर्स को इक्वाइन, ये सभी आप आगे पढ़ेंगे। ब्रांड, ब्रांड का मतलब है कि अपने जानवर को मार्क करना एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, पेंट और कॉस्टिक मटेरियल का यूज करके। ये एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है। इसके बाद में आगे ब्रीड, ये आपकी डेफिनेशन पक्का आएगी। ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद डिस्टिंक्ट शेप एंड कलर्स विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद सिमिलर शेप्स एंड कलर्स। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनकी अपीयरेंस कॉमन हो, वो होती है ब्रीड। ब्रीडिंग बुल और स्टड बुल, वो बुल जो ब्रीडिंग के लिए यूज होगा वो ब्रीडिंग बुल। सिंपल। ब्रोकन माउथ, ब्रोकन माउथ होता है माउथ जिसके अंदर टीथ मिसिंग हो। शीप और गोट के लिए यूज होता है ये ओल्ड एज में, मतलब कि जैसे बूढ़ों के दांत गिर जाते हैं बूढ़े जानवरों के, तो वो ब्रोकन माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्राउज। ब्राउज होती है फोडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईटिंग लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ बुशेस। जितने भी आपको पत्ते वगैरह या जो भी बुशेस को खा के जो फोडर मिलेगा जानवर को, उसको ब्राउज बोलते हैं। अब जो जानवर इनको खाएंगे उनको क्या बोलेंगे, ब्राउजर, और खाएंगे उस प्रोसेस को ब्राउजिंग। चरना इज ब्राउजिंग। बक, बक इज द मेल ऑफ स्पीशीज सच एज, ये बक जितनी भी जो आपको आगे पढ़नी है उस टेबल के अंदर वो मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। बकलिंग हो गया, बफेलो का, फीफर, सब आगे आएगा। बुलर, ये आप पढ़िए। बुलर या फिर निम्फोमेनियक काउ, ये आपके पक्का आएगा एग्जाम में डेफिनेशन में। निम्फोमेनिक या बुलर काउ, वो फीमेल जो हमेशा हीट में हो उसको बोलते हैं निम्फोमेनियक या बुलर, विच इज ऑलवेज इन हीट। फीमेल विच इज ऑलवेज इन हीट इज नोन एज बुलर या फिर निम्फोमेनियक। बुलिंग, बुलिंग मतलब कि काउ ऑन हीट और एक्ट ऑफ सर्विस बाय द मेल, मतलब कि सर्विस करना मेल के थ्रू, उसको बुलिंग बोलते हैं। अब बुलक या स्टीयर, एक एडल्ट कास्ट्रेटेड मेल जिसको कार्टिंग या टिलेज के लिए यूज करते हैं, मतलब कि जो बड़द बोलते हैं हम देसी भाषा में, उसको बुलक। आपने एक मेल को कास्ट्रेशन कर दिया, उससे फिर उसका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा अच्छे से और वो शांत रहेगा, तो फिर आप उसको एग्रीकल्चरल या ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बुलक और स्टीयर।